हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट लेकर। ये जो सेट है ये रिगार्डिंग है ज्योग्राफी का। और जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ का इससे पहले हिस्ट्री का टोटल जो सेट है वो आपका डाल दिया गया है। आप उसको पढ़िएगा, हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, देखकर पता चल गया होगा, हम लोग जलवायु से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि मासिन राम जो जगह है ना, यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासिन राम कहाँ पे है? तो मेघालय में। हमारा जो मेघालय है, मेघालय में मासिन राम है। तो मासिन राम ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है ना, वो उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। उत्तरी मैदान कहने का अर्थ है जो हमारा भारत का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस मैप के अकॉर्डिंग ये रफ मैंने बनाने की कोशिश किया है। तो इसमें जो बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी मैदान कहते हैं। तो उत्तरी मैदान में जो वायु बहती है ना, उसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है ना, वो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत में मानसून का आगमन किस तिथि की होता है, या निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जून के आरंभ में। लगभग हम लोग का 14 से 17 जो जून है, इसी के बीच में हम लोग का मानसून का आगमन भारत में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो गर्म दिन एवं ठंडी रातें। तो शीत ऋतु की विशेषताएं क्या है? गर्म दिन और ठंडी रातें होती हैं शीत ऋतु की विशेषताएं भारत में। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है, या जलवायु किस प्रकार है? तो भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा हमारे झारखंड से भी होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। और झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में। इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि कुल वर्ष में जो रबी फसल के महत्वपूर्ण होता है, को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो रबी फसल के लिए जो महत्वपूर्ण होता है उसे महावट कहा जाता है। रबी फसल के लिए जो महत्वपूर्ण होता है उसे महावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दबाव और धारतीली पवन के कारण होता है, कॉरियोलिस बल एवं ऊपर की वायु का संरचना जो होता है, संचरण होता है, इसके कारण भी होता है, और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण भी होता है। तो सही आंसर सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन से हैं? तो भाई जुलाई और अगस्त, ये 2 जो समय है ना, ये भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पंजाब जो है ना, वहाँ दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। ऐसे ही पंजाब जो हमारे देश के ऊपरी सिरे में है, तो वहाँ पे अपेक्षाकृत गर्मी हमारे जो निचली सिरा है, यानी कि बात कर ली यूपी, बिहार, झारखंड, ये सबसे कम पड़ता है। जैसे कि हम लोग का जो है तमिलनाडु क्षेत्र या आंध्र क्षेत्र से जो गर्मी है वहाँ से कम पड़ता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिएगा। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएँ होती है? तो 4 प्रकार की ऋतु होती हैं। एक गर्मी की ऋतु होती है, एक गर्मी की ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है जिसे ठंड का ऋतु कहते हैं, एक वर्षा की ऋतु होती है, और एक जो है वो आपका बसंत ऋतु है। तो ये 4 कैटेगरी की ऋतुएँ भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल आपको पता होगा उत्तरी भाग में स्थित है। थार कहाँ पे है? वैसे याद रखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए तो थार राजस्थान में है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक वर्ष के दौरान
वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन कहलाता है। तो वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मानसून कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? तो मौसमी शब्द से मानसून आया है। मौसमी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिए कि अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, थार मरुस्थल किस राज्य में? थार तो आपको पता ही होगा कि ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत में किसे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है? तो मानसून को संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाला, क्योंकि मानसून जो है ना भारत में लगभग एक ही समय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? तो इनमें से सभी देशों में जो भूमध्य सागर से चक्रवाती तूफान उठता है ना उसको पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। भारत में भी, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी इन सभी को देशों में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लू गर्म हवा को कहते हैं। याद रखिए गर्म हवा को लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास जो है वो सबसे ठंडा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 22 करता है मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो मार्च से मई तक ना यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च, अप्रैल, मई ये 3 जो मौसम रहता है ये बेसिकली हमारे देश भारत में ग्रीष्म ऋतु का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान से कीजिएगा। काल वैसाखी संबंध किस राज्य से है? तो काल वैसाखी जो है ना भाई वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहलाती है। तो केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? तो समतुल्य जलवायु जो है वो समुद्र के समीप पाई जाती है, समतुल्य जलवायु। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन लगा लेते हैं। क्वेश्चन है तमिलनाडु के तट पर स्थित किस ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में होती है तमिलनाडु के तट पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहता है? तो याद रखिए शीत ऋतु जो है वो नवंबर से फरवरी तक, बेसिकली नवंबर से जनवरी तक रहता है, पर फरवरी तक आप कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एल नीनो क्या है? एल नीनो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि गर्म समुद्री जलधारा को एल नीनो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें क्या कहलाती है? तो प्रतिचक्रवात कहलाती है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि ऑप्शन 6 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चक्रवात प्रायः किस तट के क्षेत्र में आते हैं? चक्रवात जो है वो पूर्वी तट के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर 7 का सही हो जाएगा और पूर्वी तट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी लगातार प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, रबड़ एवं मोहगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ और मोहगनी जो है ना ये दोनों ही आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन की वनस्पति से संबंधित है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा जहाँ पे होगी वहाँ सिनकोना के वृक्ष पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए गए हैं? क्या बोलता है, भारत में कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए गए हैं? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी, ये जो नीचे वन प्रदेश में ये आता है जीव मंडल, नीचे वन जीव मंडल में आता है मन्नार की खाड़ी, और इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। ऑप्शन 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों देखिएगा, सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जीव मंडल निचय जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो मैग्रो वन में जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैग्रो वन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तिब्बत जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा कियांग। तिब्बत के जंगली गधे को कियांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? तो याद रखिए काजीरंगा जो है वो जैव आरक्षित नहीं है, ये असम में है। कहाँ पे है? काजीरंगा तो असम में है, और इससे ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला जो गेंडा है ना ये इसलिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को आप लगातार बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान
आपदा प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रुमाकृति इसका सही आंसर। सुंदरवन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर हमारा सुंदरवन स्थित है। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन सा है? तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति जो है वो नीम है। नेक्स्ट कहता है एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिरि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के गुजरात में, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन 12 कहता है वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? तो भारतीय को देशज वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो आर्द्र भूमि में जो है ना वो प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत स्थल और जल में निवास करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? तो उसको उभयचर कहते हैं, जो स्थल में और जल में दोनों जगह निवास करता है, जैसे कि मेंढक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहता है कि मानव हस्तक्षेप तथा या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसको सही अक्षत वन कहते हैं, जो मानव हस्तक्षेप और बाधा से मुक्त है। इसे ध्यान में रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नागालैंड में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन, क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो सदाबहार वन ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो याद रखिएगा रंगनाथी जो है वो पक्षी अभयारण्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बाकी जो है राजाजी या फिर बांदीपुर, ये दोनों पक्षी अभयारण्य है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया? तो 1972, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जीवमंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया था? तो जीवमंडल संरक्षण प्रोग्राम जो है वो 1971 में आरंभ किया गया था। ये इन दोनों डेट्स को आप याद रखिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ वन लाइनर सीरीज है, इसको पढ़ते हैं। सर्पगंधा पौधे की क्या उपयोगिता है? तो याद रखिए सर्पगंधा पौधा जो है वो रक्तदाब उपचार हेतु यूज किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? असम के निचले भाग में। कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किन्हीं दो औषधीय पादप के नाम बताएं? तो नीम और तुलसी जो है ये औषधीय पादप के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो लक्षद्वीप और पांडिचेरी में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, BVI उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसे थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एशिया शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिए एशिया शेर जो है वो भारत के गुजरात में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पेरियार जीवमंडल निचय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिए पेरियार जीवमंडल निचय जो है वो केरल में स्थित है। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में, इसे ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संचरण में परिवर्तन लाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्थान एवं आगम दोनों से क्षेत्र में। इसका सही आंसर है प्रस्थान और आगम दोनों से क्षेत्र में परिवर्तन लाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अथवा आबादी में बच्चों की वृहत अनुपात क्या कहलाता है? तो उच्च जन्म दर कहलाएगा। जब बच्चों की ज़्यादा हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? उच्च जन्म दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि जो है उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। किसी भी भाषा को, जरूरी नहीं कि सभी भाषा को, किसी एक भाषा को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, और अभी भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 28 करोड़ प्लस हो गई है, पर ये जो भारत का है ना सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि भारत ने कब व्यापारिक परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था या शुरू किया था? इसका अथवा में है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत पहले ही शुरू किया गया था, पर हालांकि ये धरातल पर उतना कार्य करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्र
फल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान। इससे पहले एमपी था, एमपी के कुछ भाग को काट दिया गया, तो राजस्थान अभी सबसे बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए केरल जो है उसकी साक्षरता दर अधिक है। केरल की साक्षरता दर प्रति व्यक्ति आय या लिंग अनुपात कह ले या पर कैपिटा इनकम कह ले, यानी कि जीडीपी कह ले, तो सभी चीज़ों में जो केरल है वो आगे है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लक्षद्वीप में कुल कितनी संख्या रहती है? तो 64.4 हज़ार लोग जो है लक्षद्वीप में रहते हैं। किशोर साधारणतः किस उम्र सीमा से जुड़े होते हैं? तो किशोर को क्या कहते हैं? तो 10 से 19, ऐसे तो जनरली टीनेजर्स कहते हैं। तो टीन कहाँ से शुरू होता है? 13 से 19 तक। तो जनरली इंग्लिश में कहें तो 13 टू 19, यहाँ पे दिया गया है करीबी डाटा 10 से 19। याद रखिएगा किशोर अवस्था 10 से 19 की ओर रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। 11 भी क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? तो 15 से 59, 15 से 59 साल जो वयस्क को दर्शाता है। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या क्या है? मार्च 2011 की जनसंख्या 11 तक जो जनसंख्या है वो 12106 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो अरुणाचल है, अरुणाचल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो हो जाएगा आपका जाकर बिहार। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या लें? तो वो सही हो जाएगा इसका आंसर उत्तर प्रदेश। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो आपको तो ये सिंपल क्वेश्चन पता ही होगा कि भारत में 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है। तो 10 ईयर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान दीजिएगा। आंतरिक प्रवास के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो आंतरिक प्रवास देश के अंदर जो प्रवास होता है उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति। अभी लगभग 411 व्यक्ति प्लस जो है, ये नया रिपोर्ट तो आया नहीं है, लगभग अनुमान किया जा रहा है कि इतना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भाई 11 से 2 व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर में। अभी तो वर्तमान में 1200 समथिंग हो गया है, 1200 प्लस हो गया है। तो 11 से 2 रहते हैं। भाई बिहार, हैंड्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? तो सही है आंसर इसका 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में बनी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो ऐसे तो भारत का स्थान जो है वो दूसरा है, पर वर्तमान रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो भारत जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन में आ चुका है। भारत फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पे आपको सेकंड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 1000 पुरुष पर 1058 महिलाएं, यानी कि ये इसका जो लिंग अनुपात है ना वो प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का लिंग अनुपात जो है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन लाइनर सेशन की ओर आते हैं। वन लाइनर सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 1 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो साक्षर व्यक्ति किसे कहेंगे? भाई जिसका उम्र 7 वर्ष है और वो किसी भाषा को बोल या समझ सकता है या लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर क्या है? तो 73% है भाई, 73% है। और महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? फीमेल का कितना है और मेल का कितना है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इसे थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 पर जीवित शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे जन्म दर कहा जाता है। तो 1000 में जो शिशु जीवित रहेंगे ना उसे हम लोग क्या कहेंगे? जन्म दर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रतिवर्ष 1000 में मृत्यु संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग को क्या कहते हैं? तो आर्थिक रूप से सक्रिय आयु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान दीजिए कि जनसंख्या वृद्धि दर का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में गिरावट है जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण। यदि मृत्यु सही रूप से होगा तो जनसंख्या वृद्धि दर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? तो इसे जनगणना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो 80.9% है पुरुषों की साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो 64.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वर्तमान में तो चीन है, पर हम लोग इस साल 2023 में चीन को लीड कर रहे हैं, शायद लीड कर भी चुके होंगे। ये अगर सही रिपोर्ट जारी किया जाए तो शायद लीड भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो सही स्थान है प्रस्थान एवं आगमन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर बसना क्या कहलाता है? तो इसको प्रवसन कहते हैं, इसे प्रवसन कहा जाता है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुष में 933। तो याद रखिएगा 1000 पुरुष में कितना है? 933, 9 एंड 33 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिएगा, 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रित आयु। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिएगा कि आश्रित एवं सक्रिय आयु वर्ग के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आश्रित अनुपात कहते हैं। आश्रित और सक्रिय के बीच के अनुपात को आश्रित अनुपात कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, संसाधनों की सापेक्ष जनसंख्या के अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? कि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। संसाधन कम पर जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को क्या कहते हैं? तो मिलियन प्लस सिटी कहा जाता है। जहाँ पे 10 लाख प्लस जनसंख्या हो जाएगी ना, 10 लाख प्लस जनसंख्या हो जाएगी, उसको मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम लोग ने जियोग्राफी का पूरा सेट कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री का इससे पहले आपको सेट दे दिया गया था, हिस्ट्री में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया था। अब बात ये है कि आने वाले समय में हम लोग सिविक्स यानी कि पॉलिटी के भी क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक विशेष सूचना ये है कि हिस्ट्री का सेट भी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक करके आप उसे जल्द से जल्द देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।